हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जहां एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स नेगोशिएट करते हैं म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एम्प्लॉयमेंट टर्म्स इस्टेब्लिश करने के लिए, जो कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को फॉस्टर करता है। ये वर्क प्लेस हारमनी और फेयर टर्म्स के लिए ज़रूरी है। अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन और बताऊं या मीनिंग बताऊं, कलेक्टिव बार्गेनिंग एम्प्लॉयर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और एम्प्लॉयज़ यानी जो यूजली यूनियंस या वर्कर ग्रुप्स के थ्रू के बीच नेगोशिएशन है, जो वेजेस, वर्किंग कंडीशन, बेनिफिट्स और अदर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स डिटरमाइन करता है। ये एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच एग्रीमेंट का फाउंडेशन देता है। इससे कलेक्टिव एग्रीमेंट बनता है, जो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है और एग्रीड टर्म्स को आउटलाइन करता है। ये टर्म्स को क्लियर और इन्फोर्सेबल बनाता है। इसके स्कोप में वेजेस, आवर्स, लीव, सेफ्टी, ग्रीवियंस प्रोसीजर और अदर वर्कप्लेस पॉलिसीज शामिल होते हैं। ये वर्कप्लेस के हर एस्पेक्ट को कवर करता है। अगर मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स बताऊं, सबसे पहला फेयर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स इस्टेब्लिश करना, जो ऑर्गेनाइजेशनल और एम्प्लॉय इंटरेस्ट को बैलेंस करें। ये दोनों पार्टीज के लिए इक्विटेबल और सस्टेनेबल टर्म्स इंश्योर करता है। दूसरा, डायलॉग के थ्रू डिस्प्यूट एड्रेस करके वर्कप्लेस हार्मनी प्रमोट करना। ये कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। तीसरा, एम्प्लॉयर राइट्स प्रोटेक्ट करना, जैसे फेयर वेजेस और सेफ वर्किंग कंडीशंस। ये वर्कर्स के बेसिक राइट्स और वेलबींग के लिए बहुत क्रिटिकल है। चौथा, एक्सपेक्टेशंस क्लियर करके और कॉन्फ्लिक्ट्स कम करके ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इन्हांस करना। ये स्मूथ ऑपरेशंस और प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यही अब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, तो सबसे पहला, एम्प्लॉयज़ को कलेक्टिव वॉइस देकर वर्कप्लेस डिसीजंस में एम्पावर करता है। ये वर्कर्स के इन्फ्लुएंस और पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। दूसरा, स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशंस के थ्रू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जैसे स्ट्राइक्स को कम करता है। ये वर्कप्लेस स्टेबिलिटी और पीस के लिए बहुत क्रिटिकल है। तीसरा, फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करके एम्प्लॉय मोराल और प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करता है। ये मोटिवेटेड और एंगेज्ड वर्कफोर्स के लिए ज़रूरी है। चौथा, लेबर लॉस के कंप्लायंस को सपोर्ट करता है और स्टेबल लेबर रिलेशंस प्रमोट करता है। ये लीगल और एथिकल वर्कप्लेस के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अब यही अगर मैं आपको इसके चैलेंजेस बताऊं, चैलेंजेस की अगर हम बात करें, देखो, सबसे पहला, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के कंपीटिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करना चैलेंजिंग है। ये दोनों पार्टीज के प्रायोरिटीज़ के बीच कंप्रोमाइज मांगता है। दूसरा, डाइवर्स या ग्लोबल वर्कफोर्स के वेरिंग नीड्स के साथ नेगोशिएशंस मैनेज करना मुश्किल है। ये कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मांगता है। तीसरा, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ जैसे इन्फ्लेशन या टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस के लिए अडाप्ट करना चैलेंजिंग है। ये डायनामिक कंडीशंस में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मांगता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है प्रोसेस एंड लेवल्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस स्ट्रक्चर स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है और वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल या इंडस्ट्री लेवल्स पे होता है, जो इफेक्टिव नेगोशिएशन और एग्रीमेंट इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करता है। ये सिस्टमेटिक और इंक्लूसिव अप्रोच के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहले आते हैं प्रेपरेशन स्टेज। प्रेपरेशन में दोनों पार्टीज वेजेस, मार्केट कंडीशंस और वर्कप्लेस इश्यूज पे डाटा गैदर करते हैं अपने केस को बिल्ड करने के लिए। ये स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है। दूसरा आता है नेगोशिएशन। रिप्रेजेंटेटिव डिमांड्स डिस्कस करने, टर्म्स प्रपोज करने और कंप्रोमाइजेस सीख करने के लिए मीट करते हैं। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल है। तीसरा, अब बात करें एग्रीमेंट, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कलेक्टिव एग्रीमेंट ड्राफ्ट होता है, जो वेजेस, आवर्स या बेनिफिट्स जैसे टर्म्स डिटेल करता है। ये क्लियर और बाइंडिंग टर्म्स के लिए ज़रूरी है। चौथा आता है रेटिफिकेशन। एम्प्लॉयज़ और कभी कभी मैनेजमेंट एग्रीमेंट अप्रूव करने के लिए वोट करते हैं। ये डेमोक्रेटेड और इंक्लूसिव अप्रूवल प्रोसेस देता है। पांचवा, इम्प्लीमेंटेशन। एग्रीमेंट को प्रैक्टिस में लाया जाता है कंप्लायंस मॉनिटर करने के मैकेनिज्म्स के साथ। ये टर्म्स के इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए क्रिटिकल है। और जो सिक्स्थ आता है रिव्यू एंड रिन्यूअल। एग्रीमेंट्स को पीरियोडिकली रिव्यू और एक्सपायरी पे रीनेगोशिएट किया जाता है। ये रेलेवेंस और अडेप्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। अगर हम यही लेवल्स की बात करें, तो पहला लेवल आता है प्लांट लेवल बार्गेनिंग। प्लांट लेवल बार्गेनिंग एक सिंगल वर्कप्लेस या फैसिलिटी में होता है,
जो लोकल इश्यूज जैसे शिफ्ट स्केड्यूल्स को एड्रेस करता है। ये साइट स्पेसिफिक कंसर्न्स के लिए फोकस्ड होता है। दूसरा इंडस्ट्री लेवल बार्गेनिंग। इंडस्ट्री लेवल बार्गेनिंग मल्टीपल एम्प्लॉयर्स और यूनियंस के बीच होता है, जो इंडस्ट्री टर्म्स जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रीमेंट स्टैंडर्डाइज करता है। ये सेक्टर वाइड कंसिस्टेंटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आता है नेशनल लेवल बार्गेनिंग। नेशनल लेवल बार्गेनिंग नेशन वाइड नेगोशिएशंस इन्वॉल्व करता है, अक्सर पब्लिक सेक्टर्स या रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में ब्रॉड स्टैंडर्ड सेट करता है। ये लार्ज स्केल लेबर पॉलिसीज के लिए क्रिटिकल है। चौथा आता है एंटरप्राइज लेवल बार्गेनिंग। एंटरप्राइज लेवल बार्गेनिंग एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल लोकेशंस को कवर करता है, ब्रांचेस के क्रॉस कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड यूनिफॉर्मिटी के लिए ज़रूरी है। अब इसके अगर मैं आपको की फीचर्स बताऊं, की फीचर्स की बात करें, सबसे पहला नेगोशिएशंस कोलैबोरेटिव होते हैं जो विन विन आउटकम्स के लिए एम करते हैं। ये म्यूचुअल बेनिफिट और हार्मनी के लिए क्रिटिकल है। दूसरा, एग्रीमेंट्स लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं जो कंप्लायंस इंश्योर करते हैं। ये टर्म्स की अधेरेंस और काउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल या इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट के लिए अडेप्टेशन अलाउ करती है। ये टेलर्ड और रेलिवेंट एग्रीमेंट्स के लिए क्रिटिकल है। यही अगर मैं आपको चैलेंजेस बताऊं, सबसे पहला, लार्ज या डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन में सभी पार्टीज का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना चैलेंजिंग है। ये इंक्लूसिविटी और फेयरनेस के लिए ज़रूरी है। दूसरा, प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस मैनेज करना जो ऑपरेशंस डिस्टर्ब कर सकते हैं, मुश्किल है। ये एफिशिएंसी और टाइमलीनेस के लिए चैलेंज है। तीसरा, एग्रीमेंट्स को लीगल और इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के साथ अलाइन करना चैलेंजिंग है। ये कंप्लायंस और प्रैक्टिकलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है जी। इसका एक मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म सिडने वेब और बेट्राइस वेब ने कॉइन किया था। ये लेबर रिलेशन के फील्ड में फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। सिडनी और बेट्राइस वेब लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स थे। उन्होंने लेबर पॉलिसीज और वर्कर राइट्स पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बनाया। ये फैबियन सोसाइटी के प्रोमिनेंट मेंबर्स थे जो ब्रिटेन में एक सोशलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन था। ये सोसाइटी सोशल चेंज और वर्कर्स वेलफेयर के लिए काम करती थी। वेबर्स वर्कर्स राइट के एडवोकेसी के लिए जाने जाते थे और सोशल और लेबर पॉलिसीज शेप करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। उनका कंट्रीब्यूशन लेबर मूवमेंट के लिए क्रिटिकल था। अपनी बुक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में जो 1897 में पब्लिश हुई, सिडनी और बेट्राइस वेब ने कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ये बुक इंडस्ट्रियल रिलेशन थियोरी के लिए फाउंडेशनल है। उन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग को ऐसे प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया जहां वर्कर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू एम्प्लॉयर्स के साथ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स और कंडीशंस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है जी। ये वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच फेयर नेगोशिएशंस के लिए ज़रूरी है। वेब्स का मानना था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग फेयर वेजेस, डिसेंट वर्किंग कंडीशंस और वर्कर्स के ओवरऑल स्टेटस इंप्रूव करने के लिए एसेंशियल है। ये वर्कर्स के एम्पावरमेंट के लिए क्रिटिकल है। उनके काम का लेबर मूवमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्योरी के डेवलपमेंट पे प्रोफाउंड इम्पैक्ट था। ये मॉडर्न लेबर पॉलिसीज के लिए फाउंडेशन देता है। वेब्स द्वारा कॉइन टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग लेबर रिलेशंस फील्ड में भी आज भी वाइडली यूज्ड और रिकॉग्नाइज्ड है। ये ग्लोबल लेबर प्रैक्टिसेस के लिए की कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अब एक मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ यूनिटरी अप्रोच का क्वेश्चन है, ठीक है जी। देखो, यूनिटरी अप्रोच का अंडरलाइन अजम्पशन है कि जब फोकस कॉमन इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी प्रमोट करने पे होता है तो सबको बेनिफिट मिलता है। ये एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के शेयर्ड गोल्स को एम्फसाइज करता है। ये अप्रोच एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट के यूनिटी पे एम्फसाइज करता है। ये कलेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट फ्री वर्कप्लेस के लिए क्रिटिकल है। अब एक था एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, देखो, एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन में वर्कर्स काउंसिल का रोल सिर्फ एडवाइजरी नहीं होता, ये वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देता है। मैनेजमेंट मॉरल ऑब्लिगेशन के अंदर काउंसिल के यूनैनिमस डिसीजंस को एक्नॉलेज, एक्सेप्ट और इम्प्लीमेंट करता है। ये वर्कर्स काउंसिल के इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी को इंश्योर करता है। एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन वर्कर्स काउंसिल के लिए हायर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट
और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन्वॉल्व करता है। ये वर्कर्स के एम्पावरमेंट और इन्फ्लुएंस के लिए बहुत क्रिटिकल है। अब एक क्वेश्चन है, स्टेप्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है जी। सबसे पहला डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम डिफाइन करना, क्लियरली आइडेंटिफाई और डिफाइन करना मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का पहला स्टेप है। ये डिसीजन के फाउंडेशन और फोकस को सेट करता है। दूसरा, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। प्रॉब्लम डिफाइन होने के बाद ऑब्जेक्टिव या डिजायर्ड आउटकम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एस्टैब्लिश किया जाता है। ये डिसीजन के गोल और डायरेक्शन को क्लियर करता है। तीसरा, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल सॉल्यूशंस। डिफाइंड प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वेरियस पोटेंशियल सॉल्यूशंस या कोर्सेज ऑफ एक्शन जनरेट और आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये क्रिएटिव और डाइवर्स ऑप्शंस के लिए ज़रूरी है। चौथा, सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। आइडेंटिफाइड सॉल्यूशंस इवैल्यूएट किए जाते हैं और प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया या फैक्टर के बेसिस पे बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट किया जाता है। ये इफेक्टिव और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग के लिए क्रिटिकल है। पांचवा आता है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। चूजन सॉल्यूशन को एक्शन में लाया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये डिसीजन के प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। देखो, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्वमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्फ्लुएंस शेयरिंग को रेफर करता है। ये कोलैबोरेटिव और डेमोक्रेटिक वर्कप्लेस के लिए क्रिटिकल है। ये रिकॉग्नाइज करता है कि एम्प्लॉयज़ के पास वैल्यूएबल इंसाइट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं और पार्टिसिपेटरी और डेमोक्रेटिक वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने का एम रखते हैं। ये एम्प्लॉय इंगेजमेंट और इनोवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उन एंटरप्राइज एक्टिविटीज़ में होता है जहां वे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये फोकस और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए क्रिटिकल है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये स्टेटमेंट करेक्ट है और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है। ये पार्टिसिपेशन के स्कोप और पर्पस को क्लियर करता है। देखो, वर्कर्स शायद मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्राइज को समझने और अप्रिशिएट करने के लिए कॉम्पिटेंट ना हो। ये पार्टिसिपेशन के लिमिटेशंस को हाईलाइट करता है। ठीक है, ये रीज़न भी जो था ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही इसका मीनिंग है, ये करेक्ट है और एक्सप्लेन करता है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्यों लिमिटेड एरियाज तक होता है जहां वे इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक्स इन कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब ये एक मैं आपको क्वेश्चन ही करवाने जा रहा हूं। ठीक है जी, चलो अगर हम बार्गेनिंग का देखो, एक मिनट वेट करो, एक ना यहाँ पे मेंशन कर देता, जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्ट्रेटजीज एंड, एक मिनट, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। देखो, जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स इन कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये क्वेश्चन है। देखो, अफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स पे रिलाई करता है जो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग और म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम्स को फैसिलिटेट करते हैं। ये सक्सेसफुल नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट्स के लिए क्रिटिकल है। की स्ट्रेटजीज में सबसे पहले आती है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच है जो रिसोर्सेज जैसे वेज इंक्रीजेस डिवाइड करने पे फोकस करता है जब इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ये लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए नेगोशिएशन के लिए यूज होता है। दूसरा, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है जो विन विन सॉल्यूशन सीख करता है, जैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना और बेटर बेनिफिट्स देना। ये म्यूचुअल बेनिफिट और लॉन्ग टर्म कॉपरेशन के लिए ज़रूरी है। थर्ड, एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग। एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग पार्टीज के बीच ट्रस्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है लॉन्ग टर्म कॉपरेशन फोस्टर करने के लिए। ये हेल्दी और सस्टेनेबल लेबर रिलेशंस के लिए क्रिटिकल है।
चौथा आता है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग इंटरनल स्टेक होल्डर जैसे यूनियन मेंबर्स या मैनेजमेंट टीम्स को अलाइन करता है यूनिफाइड फ्रंट प्रेजेंट करने के लिए। ये इंटरनल कंसेंसस और स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन पोजीशन के लिए ज़रूरी है। अब बात करें हम इसकी टेक्निक्स की, सबसे पहले आता है डाटा ड्रिवन नेगोशिएशन। डाटा ड्रिवन नेगोशिएशन मार्केट डाटा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स का यूज़ करती है आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करने के लिए। ये एविडेंस बेस्ड और कन्विंसिंग नेगोशिएशन के लिए क्रिटिकल है। दूसरा आता है मेडिएशन। मेडिएशन एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता है एग्रीमेंट फैसिलिटेट करने के लिए जब नेगोशिएशन स्टॉल हो जाते हैं। ये डेडलॉक्स रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। थर्ड आता है कंसेशन मैनेजमेंट। कंसेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक कंप्रोमाइजेस ऑफर करता है गुडविल मेंटेन और टॉक्स प्रोग्रेस करने के लिए। ये नेगोशिएशन के फ्लो और पॉजिटिविटी के लिए क्रिटिकल है। क्लियर कम्युनिकेशन नेक्स्ट। क्लियर कम्युनिकेशन प्रपोजल्स और काउंटर ऑफर्स को ट्रांसपेरेंट रखता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करने के लिए। ट्रस्ट और क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है। अब इसके चैलेंजेस इम्प्लीमेंटेशन कंसिडरेशंस की बात करें, सबसे पहला नेगोशिएटर्स को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और कम्युनिकेशन स्किल्स में ट्रेन करना ज़रूरी है। यह इफेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव नेगोशिएशन के लिए क्रिटिकल है। दूसरा, क्लियर टाइमलीनेस और ग्राउंड रूल्स इस्टेब्लिश करना नेगोशिएशंस को फोकस रखने के लिए ज़रूरी है। ये एफिशिएंसी और स्ट्रक्चर के लिए क्रिटिकल है। तीसरा, एग्रीमेंट्स को मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट करना इम्प्लीमेंटेशन के दौरान डिस्प्यूट्स अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है। ये क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी के लिए क्रिटिकल है। अब यही अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, अफेक्टिव स्ट्रेटेजीज नेगोशिएशन आउटकम्स को इन्हांस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम करते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ये सक्सेसफुल एग्रीमेंट्स और वर्कप्लेस हार्मनी के लिए ज़रूरी है। चैलेंजेस की बात करें, पार्टीज के बीच पावर इम्बैलेंसेस मैनेज करना, एडवर्सेरियल अप्रोचेस अवॉइड करना और सस्टेनेबल एग्रीमेंट्स इंश्योर करना चैलेंजिंग है। ये फेयर और लॉन्ग टर्म नेगोशिएशन के लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोच मांगता है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन के टॉपिक को ही डिटेल में समझते हैं। देखो, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट यानी WPM एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व करता है जो कोलैबोरेशन और एम्पावरमेंट फोस्टर करता है। ये डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव वर्कप्लेस के लिए ज़रूरी है। अगर मैं इसका डेफिनेशन स्कोप बताऊं, देखो, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स को रेफर करता है जो एम्प्लॉयज़ को ऑपरेशनल से स्ट्रेटेजिक लेवल्स तक मैनेजरियल डिसीजंस में कंट्रीब्यूट करने देते हैं। ये एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लुएंस के लिए क्रिटिकल है। इसमें कंसल्टेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग या जॉइंट डिसीजन मेकिंग शामिल है, जैसे वर्कप्लेस पॉलिसीज, प्रोडक्टिविटी या सेफ्टी इश्यूज। ये डाइवर्स एरियाज में एम्प्लॉय इनपुट को प्रमोट करता है। फॉर्म्स में वर्क काउंसिल, जॉइंट कमेटीज या एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड्स शामिल होते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी है। अगर मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स बताऊं, सबसे पहला, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस में वॉइस देकर एम्पावर करना। ये वर्कर्स के इन्फ्लुएंस और कॉन्फिडेंस के लिए क्रिटिकल है। दूसरा, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कोलैबोरेशन से वर्कप्लेस हार्मनी इन्हांस करना। ये कोऑपरेटिव और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। तीसरा, एम्प्लॉय इनसाइट्स लिवरेज करके प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन इंप्रूव करना। ये क्रिएटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए क्रिटिकल है। चौथा, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अलाइन करके कमिटमेंट फोस्टर करना। ये शेयर्ड पर्पस और लॉयल्टी के लिए ज़रूरी है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, सबसे पहला, एम्प्लॉय इनपुट को वैल्यू करके मोराल और इंगेजमेंट बूस्ट करता है। ये मोटिवेटेड और इन्वॉल्व वर्कफोर्स के लिए क्रिटिकल है। दूसरा, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स इनकॉर्पोरेट करके डिसीजन क्वालिटी इन्हांस करता है। ये बेटर और वेल राउंडेड डिसीजंस के लिए ज़रूरी है। तीसरा, एम्प्लॉय कंसर्न्स को प्रोएक्टिवली एड्रेस करके कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस करता है। ये वर्कप्लेस हार्मनी और स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल है। चौथा, वर्कर्स को चेंज प्रोसेसेस में इन्वॉल्व करके ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी सपोर्ट करता है। ये डायनामिक इन्वायरमेंट्स में अडेप्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें, सबसे पहला, एम्प्लॉय इनपुट और मैनेजरियल अथॉरिटी के बीच बैलेंस करना चैलेंजिंग है। ये हिरार्की और पार्टिसिपेशन के लिए डेलिकेट अप्रोच मांगता है। दूसरा, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इंश्योर करना और टोकनिस्टिक अप्रोच अवॉइड करना मुश्किल है। ये जेन्युइन इन्वॉल्वमेंट और इम्पैक्ट के लिए क्रिटिकल है। तीसरा, ग्लोबल या मल्टी कल्चरल सेटिंग्स में डाइवर्स एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना चैलेंजिंग है। ये इंक्लूसिविटी और कल्चरल सेंसिटिविटी के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी। अब अगर हम फॉर्म्स एंड लेवल्स की बात करें, ठीक है जी, देखो, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वेरियस फॉर्म्स में होता है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पे अक्कर करता है।
हर एक एम्प्लॉयज़ को इफेक्टिवली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करने के लिए डिज़ाइन है। ये फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी है। अगर इसके फॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहला आता है इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज़ के साथ इंफॉर्मेशन जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्ट्रेटेजिक प्लान शेयर करता है ट्रांसपेरेंसी इन्हांस करने के लिए। ये अवेयरनेस और ट्रस्ट के लिए क्रिटिकल है। ठीक है जी। दूसरा कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन डिसीजंस जैसे वर्कप्लेस पॉलिसीज पे एम्प्लॉयज़ इनपुट सीख करता है बिना बाइंडिंग अथॉरिटी के। ये एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और फीडबैक के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी। जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन कमेटीज या टास्क फोर्सेस जैसे सेफ्टी या क्वालिटी सर्कल्स के थ्रू जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। ये कोलैबोरेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए क्रिटिकल है। चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज़ को डिसीजंस इंप्लीमेंट करने में इन्वॉल्व करता है जैसे स्केड्यूलिंग या प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स। ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ओनरशिप के लिए ज़रूरी है। पांचवा डिसीजिव पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर देता है जैसे बोर्ड रिप्रेजेंटेशन या को डिटर्मिनेशन के थ्रू। ये हाई लेवल इन्फ्लुएंस और एम्पावरमेंट के लिए क्रिटिकल है। अगर हम इसके लेवल्स की बात करें, सबसे पहले आता है शॉप फ्लोर लेवल वर्कर्स को ऑपरेशनल डिसीजन जैसे टास्क एलोकेशन या सेफ्टी मेजर्स में इन्वॉल्व करता है। ये डेली ऑपरेशंस और वर्कप्लेस सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। दूसरा डिपार्टमेंटल लेवल एम्प्लॉयज़ को डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इश्यूज जैसे प्रोडक्टिविटी या रिसोर्स एलोकेशन में इंगेज करता है। ये डिपार्टमेंट के एफिशिएंसी और फोकस के लिए क्रिटिकल है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल वर्कर के स्ट्रेटेजिक डिसीजन जैसे बोर्ड रिप्रेजेंटेशन या वर्क काउंसिल्स में इंक्लूड करता है। ये हाई लेवल इम्पैक्ट और अलाइनमेंट के लिए ज़रूरी है। चौथा आता है इंडस्ट्री लेवल यूनियंस को सेक्टर वाइड पॉलिसीज जैसे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स में इन्वॉल्व करता है। ये इंडस्ट्री वाइड कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स के लिए क्रिटिकल है। ठीक है जी। अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले वर्क्स काउंसिल या जॉइंट कमिटीज रेगुलर डायलॉग फैसिलिटेट करते हैं। ये कॉन्सिस्टेंट कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के लिए ज़रूरी है। दूसरा क्वालिटी सर्कल्स या सजेशन स्कीम्स इंप्रूवमेंट्स में एम्प्लॉय इनपुट को इनकरेज करते हैं। ये इनोवेशन और एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए क्रिटिकल है। तीसरा बोर्ड रिप्रेजेंटेशन हाई लेवल डिसीजन में वर्कर वॉइसेस इंश्योर करती है। ये स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस और एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर यही हम इसके सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस की बात करें, सिग्निफिकेंस में डाइवर्स फॉर्म्स और लेवल्स फ्लेक्सिबिलिटी और रेलेवेंस इंश्योर करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। ये अडेप्टेबल और इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन के लिए क्रिटिकल है। दूसरा चैलेंजेस में इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन इंश्योर करना, टाइम और रिसोर्स डिमांड मैनेज करना और WPM को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन करना चैलेंजिंग है। ठीक है जी। होप सो ये आपको समझ आ गया हो। ये इफेक्टिव और सस्टेनेबल इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रेटेजिक अप्रोच मांगता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। दैट इज बेसिकली, अब यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। को डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है। को डिटर्मिनेशन, ठीक है जी। इसका क्वेश्चन है, देखो, को डिटर्मिनेशन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का एक फॉर्म है जहां एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस और पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करने का राइट मिलता है। ये वर्कर्स के एम्पावरमेंट और ऑथेंटिसिटी के लिए क्रिटिकल है। इसमें सेफ्टी, वेलफेयर और वर्क रिलेटेड इशू से रिलेटेड मैटर्स में से होना शामिल है। ये एम्प्लॉय वेलबींग और वर्क प्लेस पॉलिसीज के लिए ज़रूरी है। को डिटर्मिनेशन वर्कर्स को मैनेजमेंट बोर्ड्स या कमिटीज पे रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने देता है। ये वर्कर्स के वॉइस और इन्फ्लुएंस को स्ट्रेंथन करता है। ये रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स के कंसर्न्स, सजेशंस और नीड्स को सेफ्टी, वेलफेयर और वर्क रिलेटेड मैटर्स के रिगार्डिंग वॉइस करते हैं। ये एम्प्लॉय सेंट्रिक पॉलिसीज के लिए क्रिटिकल है। वे पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं जो वर्कर्स के वेलबींग और इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं। ये वर्कर फोकस वर्कप्लेस के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी। को डिटर्मिनेशन कंसल्टेशन या इंफॉर्मेशन शेयरिंग से आगे जाते हैं क्योंकि ये वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में एक्टिव रोल और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी शेप करने में इन्फ्लुएंस देता है। ये ट्रू एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन के लिए क्रिटिकल है। ठीक है। बार्गेनिंग यूजली लेबर यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, वेजेस और बेनिफिट्स के रिगार्डिंग नेगोशिएशन को रेफर करता है, ना कि स्पेसिफिकली सेफ्टी, वेलफेयर और वर्क रिलेटेड इश्यूज पे फोकस करता है। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का अलग स्कोप हाईलाइट करता है। ठीक है। अब अगेन एक फॉर्म्स जो आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन है ना, WPM, उसकी फॉर्म्स में से ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आती हैं वर्क काउंसिल्स। वर्क काउंसिल्स फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव्स बॉडीज होती हैं जो इलेक्टेड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड करती हैं, जो वर्क प्लेस पॉलिसीज, वर्किंग कंडीशन और एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड डिस्कशंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड और इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन के लिए क्रिटिकल है। फिर आती हैं ज्वाइंट कंसल्टेशन कमिटीज। ज्वाइंट कंसल्टेशन कमिटीज मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लाते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट के मैटर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस, वर्कप्लेस सेफ्टी और एम्प्लॉय वेलबींग डिस्कस करने के लिए। ये कोलैबोरेटिव डायलॉग और सॉल्यूशंस के लिए ज़रूरी है। तीसरा, एम्प्लॉय ओनरशिप एंड प्रॉफिट शेयरिंग। एम्प्लॉय ओनरशिप और प्रॉफिट शेयरिंग कुछ ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़ को शेयर होल्डर्स बनने या प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट्स का अपॉर्चुनिटी देते हैं, जो एम्प्लॉयज़ को कंपनी के सक्सेस में स्टेक और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्वमेंट देता है। ये फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट के लिए क्रिटिकल है। चौथा आता है टीम बेस्ड डिसीजन मेकिंग। टीम बेस्ड डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्रमोट करती है, जहाँ एम्प्लॉयज़ अपने रिस्पेक्टिव टीम्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोसेस इंप्रूवमेंट और डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। ये कोलैबोरेटिव और प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का पर्पस एम्प्लॉय मोराल, जॉब सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी इन्हांस करना है बाय एम्प्लॉयज़ का वॉइस दे के, ओनरशिप का सेंस फॉस्टर करके और उनके इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अलाइन करके। ये इंगेज और कमिटेड वर्कफोर्स के लिए क्रिटिकल है। ये बेटर डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन और पॉजिटिव वर्क कल्चर के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है। ये वर्कप्लेस हार्मनी और इनोवेशन के लिए ज़रूरी है। कलेक्टिव बार्गेनिंग और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट दोनों फेयर और प्रोडक्टिव लेबर रिलेशंस प्रमोट करने में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। ये वर्कप्लेस फेयरनेस और कोलैबोरेशन के लिए क्रिटिकल है। ये एम्प्लॉयज़ को उनके वर्किंग कंडीशंस में से डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में कंट्रीब्यूट और वर्कप्लेस में राइट्स और इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म्स देते हैं। ये एम्पावर्ड और इंक्लूसिव वर्कप्लेस के लिए बहुत ज़रूरी है। होप आपको जितना करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। इस सेशन को करते हैं वाइंड अप और फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।